आज हम टर्म 2 एग्ज़ाम CBSE क्लास 10th का टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। देखते हैं ये कैसा कैसा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 3x + k इज़ 2 देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर 2 इसका जीरो है तो इसमें जब हम 2 पुट करेंगे इस पूरे सिस्टम को वो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो 2 इसका जीरो है, वहीं से हमें k का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 पुट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 2² + 3 × 2 + k = 0। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 4 + 6 + k = 0। तो k का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 4 और 6 मिला के 10 होगा और वो हट जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो ये आपका k का वैल्यू -10 आ गया, यहाँ पे k होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन इट्स 10th टर्म इज। यहाँ से हमसे T10 पूछ रहा है तो हम T10 का फॉर्मूला लगाएंगे, A + 10 - 1 × D। फिर A का वैल्यू हम पुट करेंगे। A का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो P रखेंगे। 10 में से 1 गया तो 9 होगा और D मीन्स कॉमन डिफरेंस हुआ जिसका वैल्यू हमारे पास Q दिया हुआ है। तो यही हम कह सकते हैं, हमारे पास T10 जो निकल के आया P + 9Q और इस क्वेश्चन का यही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल देन लेंथ ऑफ BC। एक फिगर दिया हुआ हमारे पास जिसमें से ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल है और यहाँ से AP का वैल्यू 4 और 3 दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ 11 दिया हुआ, हमसे BC फाइंड किया है। तो हमें पता है कि ये सर्कल चैप्टर से है जिसमें टेंजेंट का रूल पढ़ते हैं, तो उसी से ये सवाल हमारा बन जाएगा। हमें पता है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो उसका वैल्यू इक्वल होता है, यानी कि AP = AR होगा, फिर BP = BQ एंड CR = CQ होगा। तो टेंजेंट रूल से हम ये सब कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, we know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। इतना सारा काम होने के बाद हम क्या कहेंगे, AP = AR। अगर AP का वैल्यू 4 है तो AR का वैल्यू भी 4 होगा। एंड उसके बाद हम क्या कहेंगे, BP = BQ, BP = BQ और ये वैल्यू होगा, अगर ये 3 है तो इधर भी 3 होगा। एंड CR = CQ, CR = CQ, ये वैल्यू कितना होगा, अगर ये पूरा 11 है इसमें से ये 4 हो गया तो इस साइड जो बचेगा वो 7 बचेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमें क्या करना है, BC फाइंड करना है, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं,
बी क्यू प्लस क्यू सी। बी क्यू का वैल्यू कितना है 3 cm एंड क्यू सी का वैल्यू कितना है 7 cm। तो ये सॉल्व होकर हो गया 10 cm, कि बी सी का वैल्यू कितना हो गया 10 cm। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। कहने का मतलब है कि एक रोड है ऐसे करके और इसका ये बन रहा है शेडो। इस तरह से हम ज्वाइन करा देंगे, नाम दे देंगे ए बी सी। ये क्या है रोड है, ये क्या है शेडो है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे सन होगा इस तरह से, तो एंगल पूछ रहा है यहाँ पे थीटा जो बन रहा होगा वो क्या होगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस है तो इसी का रेशियो दिया है। हम ये कहेंगे tan थीटा इक्वल टू ए बी बाय बी सी, और यही दिया हुआ रेशियो रॉड और शेडो का जो दिया हुआ है 1/√3। तो आपको पता होगा ये अगर हमारा tan थीटा है, टेबल अगर आपको याद है तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये होता है tan 30 का। यहाँ से tan और tan एलिमिनेट हो जाएगा तो हम कहेंगे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो 30 डिग्री होगा उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड द रेडियाई इन द रेशियो 3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अगर हमें इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, बस मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो हम एक कोन का वॉल्यूम जो निकालेंगे उसको हम V1 कहेंगे एंड दूसरे वाले को जो निकालेंगे उसको हम V2 कहेंगे। तो कोन के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R1² H1। दोनों में हम अलग अलग नाम रख देंगे। फिर दूसरे के लिए क्या होगा 1/3 पाई R2² H2, ताकि दोनों का रेडियस सेम नहीं हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ कांस्टेंट टर्म है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एलिमिनेट हो गया एंड पाई भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अब देखना है कि R1 कितना दिया हुआ है। तो रेडियस जो है पहले वाले के लिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। फिर हाइट जो है वो पहले वाले के लिए 1 है, तो यहाँ पे हम 1 देंगे अपॉन R2 दूसरे वाले के लिए रेडियस जो है वो हमारा क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। एंड H2 दूसरे वाले के लिए जो हाइट दिया है वो 3, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो फाइनली जो हमारे पास निकल के आया है वो आया है 3/1। तो हम ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम V1 रेशियो V2 इक्वल टू 3:1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी था, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 15 देन फाइंड n। तो मीन के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा। मीन के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास नंबर की संख्या n है, तो हम उसका मीन जब निकालेंगे तो कुछ इस तरह से होगा 1 + 2 + 3 + ... ये कहाँ तक है n तक है। तो ये सम हो गया। नीचे में क्या करेंगे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो हमारा मीन होगा और इसका वैल्यू दिया हुआ है 15। जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास होगा 1 + 2 + 3 ... n इक्वल टू 15 इंटू n, तो 15n हो गया। और यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें जो है ये ऐसा नहीं लग रहा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर के जैसा है।
अगर ये सम ऑफ नेचुरल नंबर होगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15n। तो यहाँ से फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एन करेंगे तो ये हमारा n स्क्वायर हो जाएगा प्लस n इक्वल टू 30n। फिर यहाँ से जो हम देखेंगे n स्क्वायर होगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 29n इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ से हम n को कॉमन लेंगे तो n माइनस 29 इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू 2 वैल्यू आया, n का वैल्यू एक 0 आएगा और एक 29 आएगा। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तो वो तो 0 नहीं होगा, इसके लिए हमारा जो वैल्यू होगा वो 29 होगा। तो यहाँ पे हमें लिख के दिखाना पड़ेगा n इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 29 ये वैल्यू होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सो दैट दिस एंड दिस आर इन AP। तो हमें ये दिखाना है कि अगर ये सभी तीनों टर्म AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। एक ही रूल है कि अगर कोई भी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है किसी भी टर्म का, तो हम कह सकते हैं कि वो AP में है, क्योंकि वो उसके लिए कंडीशन वही है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें करने वाले हैं। AP मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 करेंगे, मतलब आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो इस नंबर को हम पहले लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होगा एक d निकलेगा। फिर दूसरा d जो निकालेंगे इसमें से करेंगे T3 माइनस T2। तो T3 की जगह पे हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस T2 है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आया तो हम कहेंगे ये जो टर्म दिया हुआ है वो बिल्कुल AP में है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो हमारे पास बचा हुआ केवल 2ab। इस साइड भी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2ab। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फाइनली जो है 2ab इक्वल टू 2ab, दोनों टर्म आपस में बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस गिवन टर्म्स आर इन AP, क्योंकि D हमारा बराबर हो गया। अगर D इक्वल हो गया तो हम निश्चित कह सकते हैं कि जो टर्म दिया हुआ है वो किसमें है, AP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर 2 टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from a external point T, prove that this equal to this। तो हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जिसमें से T से टेंजेंट लिया गया है TP एंड TQ। तो हमें प्रूव करना है एंगल PTQ, देखिए PTQ इक्वल टू 2 ऑफ OPQ। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम मान लेते हैं इसमें तो इजी हो जाता है। चलिए इस एंगल को हम क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, और इस एंगल को, इस बीच वाले एंगल को हम y मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए हमारे पास सबसे पहले इसमें देखिए कि
क्या क्या गिवन है, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले ये पता करने वाले हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन जो है हमारे पास दो चीज़ें हैं, पीटी एंड टीपी एंड टीक्यू। टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में तो हमें यही करना है, ठीक है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। अगर ये टीपी और टीक्यू टेंजेंट है, ये दोनों तो इक्वल होगा टेंजेंट के रूल से। तो हम ये कह सकते हैं टीपी इक्वल टू टीक्यू। कैसे, तो टेंजेंट रूल, टेंजेंट रूल, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में पी टी क्यू में अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये और ये एंगल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है। अगर दो साइड इक्वल है दोनों एंगल भी इक्वल होगा। क्या हम इस एंगल को एक्स माने तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। तो फिर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू में एक्स प्लस थीटा, एक्स प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होना है, 180 होना है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, 2x इक्वल टू 180 माइनस थीटा। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से उसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाय 2। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। ये बात समझ में आया। उसके बाद हमारे पास एक और रूल है कि आपको पता होगा कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस से जो सेंटर पे हम मिलाते हैं जिस लाइन से, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो फिर हम यहाँ पे एक वही वाला रूल लगाने वाले हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट एंगल मेड बाय द टेंजेंट with radius is 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री कौन बनेगा, एंगल टी पी ओ, यानी कि एंगल टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। उसके बाद हम टी पी ओ को दो तरह से लिख सकते हैं, एक एंगल एक्स है और ये बीच वाला एंगल वाई है। तो हम ये कहेंगे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 1 से, एक्स का वैल्यू है 90 माइनस थीटा बाय 2 प्लस वाई इक्वल टू 90। यहाँ से 90 और 90 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई इक्वल टू थीटा बाय 2 उधर जाके प्लस हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इक्वल टू थीटा हो गया। अब देखिए थीटा हम किसको माने हैं, थीटा जो है हम माने हैं इस एंगल को। क्या इसको हम एंगल पी टी क्यू कह सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे एंगल पी टी क्यू, ठीक है। उसके बाद अब देखिए वाई किसको माने थे हम, तो वाई माने थे इस बीच वाले एंगल को। क्या हम इसको ओ पी क्यू कह सकते हैं, ओ पी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल ओ पी क्यू और उससे पहले ये 2 है। हमें यही चीज़ें तो कहा गया था प्रूव करने के लिए कि एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू
2 ऑफ ओ पी क्यू इक्वल टू 2 ऑफ ओ पी क्यू। तो यहाँ पे हम क्या करके लिखेंगे, हैंस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर है कि एग्जाम में आने वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो स्टेट से लिया गया है, मीन पूछ रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो इसीलिए हमने टेबल पहले से बना लिया है। चलिए हम टेबल बनाते हैं। मीन को फाइंड करना है। मीन के लिए आपके पास 3 फार्मूला होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को ही यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डाटा दिया हुआ बिल्कुल छोटा है। तो ये हमारा क्लास है जिसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं, और इसमें हमने फ्रीक्वेंसी भर दिया है। फिर हम क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क किसको कहते हैं, मिड वैल्यू को कहते हैं। तो मिड वैल्यू किसका, दोनों इंटरवल यानी कि 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 हुआ, और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्लास मार्क निकल के आएगा 4। फिर उसी तरह से 7 5 हुआ 12, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हुआ 6। 9 7 16, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। जितना का ये दोनों का डिफरेंस चल रहा है वही डिफरेंस यहाँ पे भी चलता है, 2 2 का। फिर इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे इन सब को ऐड कर लेना है फ्रिक्वेंसी को, और उसको हम कहेंगे सिग्मा एफ आई। इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 40। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, एफ आई एक्स आई लिखना है। तो ये एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 20, 10 6 हो गया 60, 10 8 जा 80, ये हो गया 70, फिर ये हो गया 12 8 जा 96। ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि इन सब को ऐड करके लिखना है। तो अब देखिए आज हम सिखाते हैं आपको ऐड करने के लिए, कि सब दिन तो सीखे हैं कि वंस प्लेस को हम लोग ऐड करते हैं, वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हम जो है टेंस प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। इससे बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है अगर ऐड करेंगे। देखिए 6 और 2 कितना हो गया, 8 8 6 16 हो गया, और 16 8 24, और ये हो गया 25, अब प्लस 7 करेंगे तो 32 हो गया। इसका मतलब 32 टेंस हुआ। 32 टेंस का मतलब 320 है, प्लस उसमें 6 करेंगे तो 326 हो गया। ये बहुत फास्ट होता है अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। उसके बाद हमें कहा गया है मीन निकालने के लिए। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मीन यानी कि एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डायरेक्ट मेथड का ये पहला फॉर्मूला यही है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 326 दिया हुआ है, और हमारे पास सिग्मा एफ आई का वैल्यू 40 दिया हुआ है। जब आप इसमें डिवाइड करते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आता है 8.15। तो यही हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमारे इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है मोड फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा। अच्छा, मोड निकालना सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें हमें टेबल नहीं बनाना चाहता है। पहला वाला टेस्ट जो था उसमें भी एक मोड आया था, उसमें भी मोड बताए थे, यहाँ पे भी आया है। तो मोड का ये बेनिफिट है कि टेबल नहीं बनाना पड़ता है। मोड निकालने में आपको क्या देखना है, केवल फ्रीक्वेंसी को देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, क्योंकि मोड जो है मॉडल शब्द से बना है। तो मॉडल का मतलब हुआ जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मार्केट में चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है, 12 है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 12 से एक पहले और 12 के एक बाद, ऐसे करके इस वाले डाटा को हमें पकड़ना है। ठीक है। उसके बाद यहीं पे हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा, यहीं से हमारा पूरा सवाल बन जाएगा। तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। ये जो है सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम F1 कहेंगे। 12 हो गया।
फ्रीक्वेंसी से पहले वाले टर्म को हम एफ नॉट कहेंगे, ये आपको 10 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी के बाद वाले को हम F2 से इंडिकेट करते हैं, तो ये हमारे पास 6 दिया हो। फ्रीक्वेंसी के क्लास इंटरवल में लोअर टर्म जो है उसे हम L कहते हैं, जो 60 दिया हुआ है। एंड लास्ट ये जो क्लास इंटरवल चल रहा है ये कितने कितने के डिफरेंस पे चल रहा है, ये 20 पे चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका साइज यानी कि H का वैल्यू जो है वो कितना है, 20 है। इतना सारा चीज़ लिखने के बाद आपको मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर तो सवाल नहीं बनेगा। तो मोड के लिए फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। नहीं याद होने से अच्छा है कि एक दिन हम याद ही कर लेंगे, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में आने वाला है तो याद करने में तो बेस्ट। तो पुट कर देते हैं, L का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60 प्लस F1 का वैल्यू हमारे पास है 12 माइनस F0 हमारे पास है 10 बाय 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 का वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस F2 का वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई H का वैल्यू हमारे पास है 20। फिर जब हम इन सब को सॉल्व करते हैं तो ये 60 हो गया, प्लस इस दोनों को माइनस करेंगे तो 2 होगा, इसको नीचे में सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 24। 24 में से 16 गया तो हमारे पास बचा 8, फिर मल्टीप्लाई 20। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 जा, फिर 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 5 जा। तो फाइनली जो हमारे पास बचा हुआ है 60 प्लस 5 इक्वल टू 65। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हुआ। ये हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस सेट में। फिर हम नेक्स्ट सेट लाएंगे, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अपने से। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये प्रीवियस ईयर का है और ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, श्योर इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में।